नमस्कार। हिंदी साहित्य के आसमान में कुछ सितारे ऐसे हैं जो हमेशा चमकते रहते हैं और उन्हीं में से एक है जयशंकर प्रसाद की अमर रचना आंसू। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि अपने आप में भावनाओं का एक ऐसा महाकाव्य है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों को छुआ है। तो आज हम इसी महान कृति की गहराइयों में उतरेंगे। हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि कैसे एक अकेला आंसू जो किसी के निजी दर्द से निकलता है वो पूरी दुनिया के लिए हमदर्दी का समुंदर बन जाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इस कविता के बारे में हमेशा से उठता रहा है, क्या ये बस एक प्रेम कहानी का दुखद अंत है? क्या ये प्रसाद जी के अपने जीवन का कोई किस्सा है, या फिर इसका मतलब कुछ और भी गहरा है? बस इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो देखिए, अपनी इस पड़ताल में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि क्या ये वाकई एक निजी दर्द की कहानी है। फिर इसके 2 अलग अलग संस्करणों के पीछे की कहानी समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक इंसान का दर्द पूरी दुनिया का दर्द बन गया। इसकी कलात्मक खूबियों पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये रचना अमर क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सोचिए, जब आंसू पहली बार छपी होगी तो उसकी दर्द भरी आवाज ने लोगों को एकदम चौंका दिया होगा और सवाल उठना लाजमी था कि क्या ये दर्द कवि के अपने दिल से निकला है। उस जमाने में ये बात आग की तरह फैल गई कि प्रसाद जी ने ये कविता अपनी किसी प्रेमिका की याद में लिखी है। यहां तक कि श्यामा नाम की एक गायिका का नाम भी सामने आया। और हो भी क्यों ना, कविता में दर्द इतना असली और इतना गहरा था कि हर किसी को लगा कि ये तो कवि की अपनी ही आप बीती है। लेकिन प्रसाद जी तो प्रसाद जी ठहरे। उन्होंने इन सारी अफवाहों का जवाब भी बड़े ही शायराना अंदाज में दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी कविता का जो पात्र है वो कोई औरत या मर्द नहीं बल्कि खुद प्यार है, प्रेम है। वाह, क्या कमाल का तरीका था अपनी रचना को किसी एक व्यक्ति से निकालकर पूरी दुनिया का बना देने का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो एक और दिलचस्प मोड़ आता है। बात यह है कि आज हम जिस आंसू को पढ़ते हैं वो वैसी है ही नहीं जैसी पहली बार छापी गई थी। चलिए अब इस कविता के विकास की कहानी को समझते हैं। साल था 1925। आंसू का पहला संस्करण बाजार में आया और उसमें थे कुल 126 छंद। ये एक ऐसे दिल की आवाज थी जिसमें भावनाएं बस बह रही थीं बिना किसी रोक टोक के। लेकिन फिर 8 साल बाद 1933 में इसका दूसरा संस्करण आता है और इस बार छंदों की संख्या बढ़कर हो जाती है 190। पर यह सिर्फ कुछ पन्ने जोड़ने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो कविता का एक तरह से पुनर्जन्म था। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कुछ छंद जोड़ दिए होंगे, पर मामला इतना सीधा नहीं था। प्रसाद जी ने 67 नए छंद जोड़े, 3 पुराने हटा दिए और तो और कई छंदों की जगह भी बदल दी। शब्दों को बदला, वाक्यों को बदला और इस तरह एक व्यक्तिगत दर्द की चीख एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक रचना में तब्दील हो गई। और इसी बदलाव के साथ हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के दिल में, वो हिस्सा जो सबसे जरूरी है कि कैसे एक कवि का अपना दुख पूरी इंसानियत के दुख में बदल जाता है। असल में यही आंसू का असली सफर है। डॉक्टर ममता सिंगला ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहती हैं कि इस कविता में दर्द की 3 सीढ़ियां हैं। पहली है दैहिक वेदना, मतलब किसी से बिछड़ने का सीधा कच्चा दर्द। फिर आती है मानसिक वेदना, जहां कवि अपने दुख के बारे में सोचना शुरू करता है। और सबसे ऊंची सीढ़ी है जगत की वेदना, जहां कवि का अपना दर्द दुनिया के दर्द से मिलकर एक हो जाता है। जरा इस पंक्ति की खूबसूरती तो देखिए। कवि कह रहा है कि मेरे इस जलते हुए दिल की आग दुनिया के लिए एक कल्याणी शीतल ज्वाला बन जाए, मतलब एक ऐसी ठंडी आग जो दुनिया का भला करे। यहां उनका दर्द अब सिर्फ उनका नहीं रहा, वो दुनिया का हो गया है। तो असल में आंसू की पूरी यात्रा क्या है? ये है व्यष्टि से समष्टि तक का सफर। ये एक इंसान के दुख को लेता है और उसे गौतम बुद्ध जैसी करुणा में बदल देता है, जहां कवि की इच्छा बस यही है कि उसके आंसुओं से पूरी दुनिया का भला हो। तो हमने भाव को तो समझ लिया, पर आंसू सिर्फ भावना ही नहीं है, ये कमाल की कलाकृति भी है। चलिए अब जरा इसकी बनावट और इसकी कलात्मक खूबियों पर भी एक नजर डालते हैं। सोचिए, ये कविता इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि जिस मीटर में, जिस लय में ये लिखी गई, उसका नाम ही आंसू छंद पड़ गया। ये अपने आप में हिंदी साहित्य को प्रसाद जी की एक बहुत बड़ी देन है। और हां, आंसू को छायावाद का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। क्यों?
क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो छायावाद की पहचान है। गहरी भावनाएं, प्रकृति से बातें करना और ऐसी भाषा जिसमें संगीत हो, लय हो। ये कविता छायावाद की आत्मा है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर कि आखिर क्यों इतने साल गुजर जाने के बाद भी आंसू आज भी उतनी ही जरूरी और अमर रचना मानी जाती है। इसका स्थायी प्रभाव क्या है? इस बात को डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ये कविता सिर्फ एक टूटे दिल की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस दर्द से गुजरकर खुद को और बेहतर बनाने की कहानी है। ये दुख के जरिए खुद को पाने का एक सफर है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि आंसू का पूरा सार इसी एक पंक्ति में है। यह हमें सिखाती है कि कैसे गहरे से गहरा निजी दुख भी जब कला और हमदर्दी के साथ मिलता है तो पूरी दुनिया के लिए एक मरहम बन सकता है, एक कल्याणी शीतल ज्वाला। और ये विश्लेषण हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में कला में इतनी ताकत है कि वो एक इंसान के दर्द को पूरी दुनिया के लिए सुकून में बदल दे? सोचने वाली बात है ना?